हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने कन्फेशन किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 24 से। 24 से लेके डाइंग डिक्लेरेशन हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे बेसिकली। तो सेक्शन 24 देख लीजिए क्या है। सेक्शन 24 इज व्हेन more person than one are being jointly tried jointly for the same offense and add a confession made by one of such person affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. ठीक है, तो बेसिकली ज्वाइंट कन्फेशन के बारे में आप ये बात हुई है, ज्वाइंट ट्रायल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जब एक बंदा एक्यूज्ड है, एक बंदा एक्यूज्ड है, फिर उसका ट्रायल हो रहा है, उसका ट्रायल हो रहा है एंड एक सेकेंड पर्सन भी एक्यूज्ड है उसी ऑफेंस के लिए एंड उसका ट्रायल भी, उसका भी ट्रायल हो रहा है। तो जो की एलिमेंट्स है, की पॉइंट्स है, वो है आपको याद रखना है, ट्राइड जॉइंटली, ट्राई हो रहा है फॉर सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए दोनों को ट्राई किया जा रहा है। ऐसे केस में अगर ए कन्फेस करता है कि मैंने और बी ने मिलके ये प्लान किया था कि हम सी को मारेंगे और ये प्रूव हो जाता है, तो ये सेम कन्फेशन जो ए ने किया था वो बी के अगेंस्ट भी माना जाएगा। अच्छा, इस बार जो राजस्थान का एपीओ हुआ था उसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन क्या किया गया था, इसको उल्टा कर दिया गया था कि बी है फॉर एग्जांपल, मतलब उसमें ऐसा तो कुछ रिलेटेड था, ए बी ट्राई कर रहे हैं, सी कन्फेस करता है कि हमने मिलके किया था, तो जो सी अगर कन्फेस करता है कि ए बी सी ने मिलके कोई क्राइम किया है, ऐसे केस में इसका जॉइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा, ऐसे केस में सी का कन्फेशन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये इसका ट्रायल तो हो नहीं रहा, इसका ट्रायल नहीं हो रहा। पहला पॉइंट तो ये, इसका ट्रायल नहीं हो रहा। अगर इसका ट्रायल हो रहा होता तो हम इसको कन्फेशन में मानते, और क्योंकि इसका ट्रायल नहीं हो रहा है तो ये कन्फेशन जॉइंट कन्फेशन नहीं माना जाएगा, ये जॉइंट कन्फेशन नहीं माना जाएगा। तो इस सेक्शन में आने के लिए आपका ट्रायल होना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है सेम ऑफेंस में ट्रायल होना। सेम ऑफेंस में अगर ऑफेंस डिफरेंट है, ट्राई हो रहा है, तो भी आपका जॉइंट कन्फेशन नहीं माना जाएगा, और अगर एक बंदा ट्रायल नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब एक हो गया आपका मर्डर, की जी मर्डर किया है, अब उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है वो भी इंक्लूड होगा, और अबेटमेंट है, उकसाया है ए ने बी को, तो भी आपका उसके अंदर आएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? सेकेंड एक्सप्लेनेशन a trial of more person than one held in the absence of the accused who has absconded or who has failed to comply with the proclamation issued under section 84 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall be deemed to be a joint trial for this purpose of this section। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास जब केस डलता है, सम्मन पहुंचता है और उसके बाद भी आप कंप्लायंस पूरी करके कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, वारंट इशू होता है, एंड स्टिल अगर आप उस वहां रीचेबल नहीं है और आप उस केस में नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं, तो क्या होता है, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, एब्सकॉन्डेड आपको घोषित कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद अटैचमेंट का भी प्रोक्लेमेशन हो जाता है कि अगर कुछ तो ऐसे केसेस में जहां पे
जो एक्यूज्ड है उसको एब्सकैंडेड घोषित कर दिया जाएगा, भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ऐसे केस में भी एक्यूज्ड को ज्वाइंट ट्रायल के अंदर माना जाएगा, सेक्शन 24 के अंदर माना जाएगा। अगर कुछ भी एक है, आपका ए है, कन्फेस कर रहा है दोनों के लिए, ए एंड बी के लिए, ऑल्दो ये एब्सकॉन्डेड है, बट ट्रायल तो चल ही रहा है इसका, फॉर सेम ऑफेंस। अब वो प्रेजेंट नहीं है अलग बात है, बट ट्रायल तो चल ही रहा है उसका सेम ऑफेंस के लिए, और दोनों साथ ही ट्राइड हो रहे हैं। तो ऐसे केस में एब्सकॉन्डेड पर्सन को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब इसका इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस है, ए एंड बी आर jointly tried for the murder of C, A और B का joint trial हो रहा है C के मर्डर के लिए। It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. A ने कहा कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया है, तो ऐसा कन्फेशन बी के अगेंस्ट भी रहेगा और ए के लिए भी रहेगा। देन नेक्स्ट इज ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being tried jointly. ठीक है, इसी केस की बात कर रही थी, इस एग्जांपल की मैं बात कर रही थी जो पूछा गया था राजस्थान एपीओ में, कि जब बी का जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा है तो बी के द्वारा कोई भी दिया हुआ कन्फेशन ए के लिए नहीं माना जाएगा, देन admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppel under the provisions hereinafter contained. कोई भी एडमिशन है वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ की तरह नहीं माना जाएगा, बट वो एक एस्टॉपल की तरह माना जाएगा। एस्टॉपल मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका एक पूरा चैप्टर है आगे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताती हूँ स्टॉपल क्या होता है। कि अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया, आपने उस प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए उस पे कुछ भी एक्ट किया, तो वो वहां पे मेरे ऊपर एस्टॉपल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल क्लास देने वाली हूँ संडे को, और आप लोगों का कोई फंक्शन है, कोई भी अरेंजमेंट है, एंगेजमेंट है कहीं पे, और आप वो सब छोड़ के मेरी क्लास लेने बैठ जाते हो, एंड देन मैं सडनली कहती हूँ मेरा मन नहीं है, तो आप लोगों ने मेरे लिए अपने स्पेशल ओकेजन को छोड़ा और मेरे कहे अनुसार आप लोग इस क्लास में आए, तो ये मेरे पे स्टॉपर लगेगा और मैं इसके लिए लायबल रहूंगी, मैं इस सारे एक्ट के लिए लायबल रहूंगी। बट अगर मैंने बोला और आप में से कोई भी नहीं आया, तो आप मुझ में बाद में स्टॉपर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। तो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट एक स्टॉपर यानी एक तरीके से आपके लिए कुछ हद तक एक लायबिलिटी बन जाती है, आप उस चीज के लिए बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जिसको जो भी बंदा आपका स्टेटमेंट दे गया और अब वो विटनेस के लिए द्वारा नहीं बुलाया जा सकता, बहुत सारे कारणों की वजह से। हो सकता है वो विदेश चला गया हो सकता है वो अनसाउंड माइंड का हो गया हो, कैपेबल ना हो किसी भी तरीके से आके अपने गवाही को द्वारा देने का, क्रॉस करवाने का या चीफ करवाने का। तो ऐसे केसेस में या ऑब्वियसली वो डेथ हो गई हो, मिल नहीं रहा हो, गुम गया हो, कुछ भी XYZ रीजन की वजह से, इसमें जो रीजंस मेंशन है, अगर वो नहीं आ पा रहा है अपनी स्टेटमेंट को दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए, ऐसे केस में उनका जो स्टेटमेंट है वो कब किस केसेस में रिलेवेंट होगा।
वो इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इससे रिलेटेड, पकल्ला नारायण स्वामी, पकल्ला नारायण स्वामी वर्सेस वर्सेस किंग एम्परर वर्सेस किंग एम्परर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और मैं आपको डिक्टेट भी कर ही रही हूँ। पकल्ला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, ये डाइंग डिक्लेरेशन रिलेटेड एक केस लॉ है, बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो मेरे वीडियोस हैं बेसिकली प्रीलिम्स बेस्ड है, प्रीलिम्स बेस्ड है। इसके बाद जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम कोरिलेट करके इसके मेंस के आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, मेंस के लिए कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, उस पे भी अलग से पूरा लिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका एक ही सब्जेक्ट दो बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पकल्ला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, स्टेटमेंट्स जो कि रिटन हो और वर्बल हो, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, हु इज डेड, हु और हु कैन नॉट बी फाउंड, मिल ना रहा हो आफ्टर ड्यू पूरे कोशिश करने के बाद, और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, इनकेपेबल हो, अनसाउंड माइंड हो गया हो तो भी इनकैपेसिटी बताता है आपका, रैशनल जजमेंट नहीं दे पा रहा हो किसी रीजन से, वो भी इनकैपेसिटी बताता है, वेजिटेटिव स्टेट पे हो, कोमा में हो, आपका इनकैपेबल है देने के लिए, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, बिना डिले किए उनका अटेंडेंस, उनको बुलाना मुश्किल हो, जैसे कि कोई फॉरेन चला गया तो तुरंत तो वो नहीं आ सकता है, और अगर इमीडिएट आपको चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है उस केस में, ऑल ऐसे केसेस में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम कर लेते हैं, बट इन जनरल अगर वो रीच में नहीं है हमारे तो, और एक्सपेंस व्हिच अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल आर themselves relevant facts in the following cases namely। ठीक है, तो जो डेथ हो, कैन नॉट बी फाउंड, बीच में ना हो, इनकैपेसिटी हो, इनकेपेबल हो, ऐसे केसेस में आप इसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो देखिए आप। When the statement is made by a person or the cause of his death, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under the expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes under into this question। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, कपूर सिंह राणा वाला। हमने कुछ क्लासेस पहले ही कपूर सिंह राणा का एक केस किया था। कपूर सिंह राणा के केस में क्या हुआ था, कपूर सिंह राणा के केस में क्या हुआ था कि एक लड़की थी जो एम्प्लॉयड थी, इनके साथ ही टेलीफोन का उनका था, जो भी था काम का, तो वहां पे ये उनको मोलेस्ट करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लेन करी एंड बाद में उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इनका फोन आया उस लड़की के पास, विक्टिम के पास, कि मुझे आपसे मिलना है। तो विक्टिम ने क्या बोला, विक्टिम ने बोला कि अभी मेरे घर पे कोई है नहीं, मेरी मम्मी मेरे भाई को लेने के लिए बस स्टॉप पे गई हुई है, तो जब कोई आता है तो मैं तुमसे मिलूंगी या बात करूंगी। तो इसका फायदा उठाते हुए वो गया उसके घर पे, उन दोनों के बीच में बात हुई, कुछ भी आपका डिसएग्रीमेंट था, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में क्या किया, उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया था, एसिड फेंक दिया। उसके बाद वो वहां से चला गया। उनकी मम्मी आई सीढ़ी से चढ़ते हुए अपने बेटे के साथ, तो उन्होंने देखा कि मेरे घर के बाहर भीड़ है, और उस लड़के को उतरते हुए देखा, कपूर सिंह राणा को। जब वो वहां गई तो वहां उनकी बेटी चिल्ला रही थी, मुंह पे उन्होंने अपना कपड़ा पूरा बांध रखा था और वो चिल्ला रही थी। ठीक है, ये सारा स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो लड़की है विक्टिम है, उसकी डेथ हो जाती है। तो विक्टिम की डेथ हो जाती है, तो डेथ से पहले उसने अपनी मम्मी को स्टेटमेंट दिया होता है कि मेरे को कपूर सिंह राणा ने मेरे ऊपर एसिड फेंका। ठीक है, अब उसका जो की डेथ हो जाती है, उस जो लड़के को कपूर सिंह राणा को सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल किया गया था, ऑल्दो उसकी डेथ हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद से। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम में डेथ का रीजन एसिड फेंकने की वजह से नहीं हुआ था, उसका रीजन कुछ और आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डाइंग डिक्लेरेशन में कि जब
जो डेथ हो रही है वो उस रीजन से हो, वो रीजन से ही हो, तभी वो अक्यूज लायबल होगा। अगर किसी और रीजन से डेथ हो रही है, अक्यूज की वजह से नहीं हो रही है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं माना जाएगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं माना जाएगा। कपूर सिंह राणा के से ये आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये केस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद अब उसी में आपको मैंने और भी बहुत सारी केसेस बताए थे, आप उसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कहने का मतलब था, अगर आप द्वारा पढ़ेंगे, when the statement is made by a person as to cause of his death, अपनी डेथ का वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी ही डेथ का स्टेटमेंट दे रहा है, और to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, या कुछ भी उसने ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, in cases in which the cause of that person's death comes into question, जहां पे उसकी पर्सन की डेथ का ही हो कि उसकी डेथ कैसे हुई, अगर यही पूछा जा रहा है, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। अब उन्होंने तो अपना circumstances जो भी था इन ट्रांजेक्शन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने ये सोच के स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं जीऊंगी या मरूंगी, कि मैं मरूंगी तो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, उन्होंने इन जनरल स्टेटमेंट दिया, बाद में उसकी डेथ हो गई, तो वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, ठीक है। अब बी देख लेते हैं। when the statement was made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities or property of any kind or of a document used in commerce written or signed by him, date of a letter or other document usually dated written or signed by him। तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है वो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी काम एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक आदमी करता हो, लेटर लिख के साइन कर देना, चेक पे साइन कर देना, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रखना, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट रखना, वो सारा एक ऑर्डिनरी कोर्स में जब आप नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन को देखेंगे, उनका हैबिट होता है कि वो एक लेजर मेंटेन करते हैं, भाई दिन का कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो मेंटेन करते हैं। कोई गुड्स खरीदना है उनके लिए वो चेक बना के रखते हैं। तो ये सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मींस जो इन जनरल वो अपने दिनचर्या में करते हो, दिनचर्या में वो जो उनके अपने काम होते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी एविडेंस देना पड़ रहा है तो वो भी रेलिवेंट होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ अब ऑल द रीजंस कि उनकी डेथ हो गई हो, कैन नॉट बी फाउंड, इनकैपेबल हो देने के लिए, इन सब केस में जो ये सारी चीजें होंगी वो relevant होंगी when the statement कोई भी made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum by him in books kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written signed by him of the receipt of money, goods, security or property of any kind or of a document used in commerce written or signed by him or of the date of a letter और डॉक्यूमेंट यूजली डेटेड रिटर्न साइंड बाय हिम, जो यूजली डेट डला रहता है, लिखा गया हो उनके हाथ से, ऐसे इंसुलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी हो, कोई भी स्टेटमेंट, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। देन नेक्स्ट, इसके इलस्ट्रेशंस अपने भी बहुत सारे हैं, तो एक बार बेरेक्ट रीडिंग कर लीजिए, फिर उसको डिटेल में और भी समझा जाएगा। अब इसमें है आपका पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। When the statement is against, अगर किसी के against pecuniary proprietary interest of the person making it, अगर वो अपने अगेंस्ट कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो उसकी पिक्यूनरी और प्रोप्राइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, और when if true it would expose him or would have exposed him to the criminal prosecution or to a suit for damage, या ऐसा कुछ बताने से वो खुद प्रोसिक्यूट हो सकता है क्रिमिनल, या फिर उस पर कुछ डैमेज लग सकता है, तो भी ऐसा स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा। ये आपका रेलेवेंट है जो हमने पढ़ा था, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट या आप कह सकते हैं सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट।
सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट खुद को नुकसान पहुंचाए, जो स्टेटमेंट खुद को नुकसान पहुंचाए, क्रिमिनली या सिविल किसी भी तरीके से लाइबल करे, ऐसा स्टेटमेंट हमारा रिलेवेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कोई भी अपने खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं देगा, या तो उसने खुद किया होगा तो ही देगा, अदरवाइज जानबूझ के कोई अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा। तो ये उससे रिलेटेड है। When the statement is against the pecuniary or proprietary, जहां पे उसका proprietary या pecuniary, pecuniary means money matters, pecuniary means money matters, या proprietary किसी property से related हो, interest of person making it, or when if true it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages, या उसको damages के लिए prosecute कर दिया जाए। Then opinion, किससे related opinion? When the statement gives the opinion of any such person as to existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which if existed he would have been likely to be aware, अगर वो जिंदा होते तो वो उसको उसके बारे में उन्हें पता था, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matters had arisen। ये बेसिकली कस्टम की बात करता है। कस्टम की बात ऐसे करता है कि फॉर एग्जाम्पल वो एक मुखिया थे गांव के, उन्हें पता है कोई फिशरी राइट है, मछली फिशरी है, अब इसी के घर का सिर्फ फिशरी करने का हक है उन्हें, तो ये कस्टम है कि इन्हीं के जो घर के होंगे लोग वही फिशरी का करेंगे। कस्टम है, पब्लिक का राइट है, या कोई किसी कोई वेल है फॉर एग्जाम्पल, वो इसी पर्टिकुलर गांव के लोग इस वेल को यूज करेंगे, शुरू से ऐसे ही होता हुआ आया है। तो इस तरह का जो कोई पब्लिक राइट या कस्टम हो, उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट जो इनको पता हो, वो आपका रेलेवेंट माना जाएगा। आगे चलते हैं इसी पे। When the statement relates to the existence of any relationship, जब कोई स्टेटमेंट दे रहा है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो बता रहा है किसी का रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप? जो बाय ब्लड हो, मैरिज के थ्रू हो, एडॉप्शन हो, बिटवीन पर्सन्स as to whose relationship by blood, marriage or adoption and the person making the statement had special means of knowledge, उनको ये बात का special knowledge हो, and when the statement was made before the question in dispute was raised, जब भी कोई dispute हुआ हो किसी का relation से related, उसको उसकी special knowledge हो कि by blood, by adoption या by marriage वो इससे किसी भी चीज से connected है, और उनको इसकी knowledge हो, special knowledge हो, तो ऐसा statement भी relevant माना जाएगा। When the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage, adoption between persons deceased, जो मर चुके हैं, deceased, and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged to, या किसी का कोई will हो, कोई deed हो जिसमें उनका रिलेशन के बारे में बताया गया हो, जिसकी नॉलेज इनको हो, डिसीज पर्सन से रिलेटेड हो, or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or the thing on which such statements are usually made, and when such statements was made before the question and dispute was raised, कोई बिल बना के चला गया उसके बारे में उनको पता हो, या वही बिल बना के चले गए हों, ऐसे केसेस में उनका दिया हुआ कोई स्टेटमेंट भी रेलेवेंट माना जाएगा। When the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is specified in clause A of section 11, स्टेटमेंट कंटेन इन डीड, किसी डीड में, विल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई ट्रांजैक्शन किया हो, रिलेटेड हो, ऐसे टाइम में भी वो आपका स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। ठीक है, और आपका जो सेक्शन 11 है, क्लॉज ए, सेक्शन 11 का क्लॉज ए है, वो किससे रिलेट करता है? ये आप पढ़ चुके हैं, वो ये राइट और कस्टम से रिलेट करता है आपका। जब भी कोई राइट और कस्टम आपका रिलेटेड हो विद रिस्पेक्ट टू उसका लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्ट किया गया हो, डिनाई किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया, मॉडिफाई या क्लेम किया गया हो, इन सब केसेस में आपका जो है ये इससे रिलेट करता है। देन when the statement was made by a number of persons and expressed feelings or impression on their part relevant to the matter in question, जब बहुत सारे लोग कोई चीज बोलते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसको भी रिलेवेंट माना गया है।
अब इसकी इलस्ट्रेशन कर लीजिए तो उससे आपको बेटर समझ आएगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन कौन से क्लॉज से रिलेट कर रहा है. So, illustration. The question is whether A was murdered by B or A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was raped. The question is whether she was raped by B, or the question is whether A was killed by B. Under such circumstances, that a suit would lie against B by A's widow. Statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under considerations are relevant fact. The question is whether A was murdered by B or A dies of injuries received in transaction the course of which she was raped. The question is whether she was raped by B, or the question is whether A was killed by B. Under such circumstances, that a suit would lie against B by A's widow. Statement made by A as to cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under considerations are relevant facts. ठीक है? Next, the question is as to the date of A's birth. An entry in the diary of a deceased surgeon regularly kept in the course of business. ये आपका बी क्लॉज का ही एग्जांपल है कि एक डॉक्टर है, वो आपका रेगुलर कोर्स में लिखते थे कि भाई उन्होंने कब किसका जन्म हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब उसमें वही चीज है कि ए का बर्थ हुआ, वो भी जो सर्जन थे उन्होंने उसको मेंशन किया, तो वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट हो गया. द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन नागपुर ऑन अ गिवन डेट. A statement in the diary of deceased solicitor regularly kept in the course of business that on a given date the solicitor attended A at a place mentioned in Nagpur for the purpose of conferring with him upon specified business is a relevant fact. Then the question is whether a ship sailed from Mumbai harbor on a given day. A letter written by deceased member of a merchant firms by which she was chartered to their correspondents in Chennai to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Mumbai port is a relevant fact. ये सब जनरली डायरेक्ट पूछा जाता है, आप इनको सिर्फ रीड कर ले, जो एग्जांपल्स आपका सफिशिएंट अपने आप में ही. The question is whether rent was paid to A for certain land. A letter from A's deceased agent to A saying that he had received the rent on A's account and held that it at A's order is a relevant fact. Then the question is whether a person who cannot be found, wrote a letter on a certain day. The fact that a letter written by him is dated on that day is relevant. The question is what was the cause of the wreck of a ship. Protest made by the captain whose attendance cannot be procured is a relevant fact. The question whether a given road is a public way. A statement made by a deceased had been acknowledged that the road was public is a relevant fact. उसको स्पेशल नॉलेज है, तो ये अपना राइट और कस्टम से रिलेट करता है. तो ये सारे एग्जांपल्स है, देख लीजिए आप. नेक्स्ट हम चलते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, किसी में डाउट होगा स्पेशली तो बता दीजिएगा. Then section 27, evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states when the witness is dead, cannot be found, incapable, or is kept out of the way by the adverse party. Adverse party ने मना कर दिया witness को आने के लिए, or his presence cannot be obtained without an amount of delay or an expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable. Proviso that the proceedings was between the same parties or the representatives in interest, that the adverse party in the first proceeding had right and opportunity to cross-examine. फर्स्ट पार्टी के पास पहले, जो आपके एडवर्स पार्टी है उसके पास पहले अपॉर्चुनिटी था उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, एंड द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग्स. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज बिटवीन द सेम पार्टीज. फिर पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव कि एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी था उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, और
उनके बीच में क्वेश्चन इशू जो है वो सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग। दोनों प्रोसीडिंग में जो क्वेश्चन इशू है सब्सटेंशियली सेम हो। A criminal trial or inquiry shall be deemed to a proceeding before the prosecutor and the accused within the meaning of this section। कोई भी क्रिमिनल ट्रायल या इंक्वायरी है दोनों के बीच में, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली 26, 27 सेम है। 26 इज अबाउट द विक्टिम, अगर उसको कुछ भी हार्म हो रहा है एंड वो डेथ हो जाती है उनकी, उस केस में उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट है। इसमें विटनेस की बात कर रही है कि विटनेस ने पहले अपना एग्जामिनेशन किया, अपना स्टेटमेंट दिया, क्रॉस एग्जामिनिंग का अपॉर्चुनिटी था, अब बाद में उसको दोबारा किसी भी रीजन से रिकॉल करने का किया जाता है तो अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में जो विटनेस है उसका जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है वो रेलेवेंट माना जाएगा। की तीन की पॉइंट्स है इसमें कि सेम पार्टीज और बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज। सेकेंड, सब्सटेंशियली जो इशू है वो सेम हो, और थर्ड की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एडवर्स पार्टी के पास थी उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने की उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर दैट द एडवर्स पार्टी द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड राइट अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। A criminal trial or inquiry shall be deemed to a proceeding, बता चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही। कल से हम इसके कुछ केसेस भी देख लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।